तो अभी हमने यहाँ पे बात की कि जब भी हमारी बॉडी में नॉर्मल वेयर एंड टियर हो जाता है, मतलब कोई भी चोट लग के कुछ भी गिर गए, तो आपने देखा होगा जो हमारी स्किन होती है वहां से कुछ सेल्स क्या होते हैं, स्किन वाले हम कहते हैं कि छिल गई। वो छिलना क्या है कि जो स्किन के सेल है वो क्या हो गए, वहां से निकल गए हैं, तो उसके बाद वो स्किन भी हमारी नॉर्मल आ जाती है। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, हमारी बॉडी के जो सेल है उसी में क्या होता है, फर्दर वो डिवाइड करते हैं। बट डिवाइड करने के लिए जो प्रोसेस काम करता है उसी प्रोसेस को कहते हैं माइटोसिस प्रोसेस। तो ये क्या थी हमारे पास, ये इसकी थी इंपॉर्टेंस कि इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। और आप इधर भी देख सकते हो कि माइटोसिस का बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी लाइफ, मतलब उसको बनाने के लिए उनका रोल देखा गया है। जैसे हमारे हेप्लॉइड मेल भी है वो हेप्लॉइड, बट फिर भी वहां पे क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको इसके बारे में। तो ये हमारे पास है इसका सिग्निफिकेंस। अब अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार वो आप मुझे पूछ लीजिए। सिग्निफिकेंस सबको क्लियर हो गया है? तो आज अभी हमने आपका पहले कौन सा क्वेश्चन किया कि हमारे पास साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल और एनिमल सेल में कैसे डिफरेंट होता है, उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का। अब जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो रहेगा हमारे पास मियोसिस। तो यहाँ पे ये छोटी सी स्लाइड है ऐसे, ये तो मुझे आपको पहले करवानी चाहिए थी, बट चलो यहीं पे करवा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेल रिप्रोडक्शन रिक्वायर द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेपरेशन ऑफ कॉपी एंड द सेल डिवीजन। देखिए मीनिंग क्या है, अगर हम चाहते हैं कि सेल हमारा रिप्रोडक्शन करे, कोई भी सेल हो, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज तो यही है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉपी होना चाहिए, मतलब डीएनए की कॉपी होनी चाहिए। कॉपी होगी, चलो मान लेते कि कॉपी हो गया। अब उसके बाद जिस जो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल आपका कॉपी हुआ वो आपका सेपरेट भी होना चाहिए, और सेपरेट होने के बाद वहां पे उनका डिवीजन भी होना चाहिए। सो फॉर एनी सेल टू रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली, अगर कोई भी सेल चाहता है कि हम रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल तरीके से करें, तो हमारे पास 3 फंडामेंटल इवेंट्स हैं जो होनी ही होनी चाहिए। पहली चीज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद जो वो कॉपीड इंफॉर्मेशन है वो आपकी सेपरेट भी होनी चाहिए। और अब आप बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हो कि जो हमारी इंफॉर्मेशन कॉपी होती है एस फेज में, उसके बाद उसका सेपरेशन कहाँ पे होता है, एना फेज में वो आपके पोल पे चले जाते हैं, और टेलो फेज पे तो एकदम आपके किनारे पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सेल आपका डिवाइड कर जाता है। तो ये हमारे पास एक सक्सेसफुल इवेंट है कि अगर सेल हम चाहते हैं कि सक्सेसफुल आपका डिवाइड कर जाए, तो जितने भी सेलुलर रिप्रोडक्शन होती है, मतलब सेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, उनमें ही 3 इवेंट होने ही होने चाहिए। बट द प्रोसेसेस दैट लीड टू दिस इवेंट डिफर करता है प्रोकैरियोटिक एंड हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में। अब जो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे करेंगे वो करेंगे हमारे पास, ये मैं सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ अभी जो ये वाली स्लाइड्स है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे आपका आज मियोसिस के बारे में, जो अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये जो मियोसिस है, मियोसिस कहाँ पर होती है, हमारी बॉडी में जो एग बनता है और जो मेल की बॉडी में स्पर्म बनता है, वो जस्ट ओनली मियोसिस की वजह से बन पाता है। अगर मियोसिस नहीं होती ना, तो कभी भी ना तो स्पर्म बनता ना ही कभी एग बनता। तो मेन इनका काम क्या होता है, हैप्लॉइड सेट बनाना क्रोमोसोम की। अब मुझे पता है इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया होगा, बट धीरे धीरे कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए इस बात के लिए तो सारे बच्चे एग्री करते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके पास भी 46 क्रोमोसोम थे, हमारे पास भी 46 क्रोमोसोम है, जो हमारे एंसेस्टर है उनके पास भी 46। मतलब आप जस्ट ओनली यहाँ पे डिसऑर्डर को छोड़ दो, कुछ हमारे पास डिसऑर्डर भी होते हैं ना क्रोमोसोम को लेकर। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन की बात करते हो जो किसी भी आपके डिसऑर्डर से सफर नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल पर्सन में चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, सबकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। सबको, सारे बच्चे एग्री करते हैं ना इस बात से, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और सबकी बॉडी में 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का। 23 पेयर का मतलब है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं।
और अब तो ये भी सबको पता चल गया है कि ये हमारे पास पेयर में क्यों होते हैं, सिंगल में या डबल में क्यों नहीं होते, क्योंकि सबको पता है कि जो वन क्रोमोसोम होता है, मतलब जो वन पेयर है, उसमें से वन मैटरनल होता है, तो एक मदर से आया होता है, और दूसरा वाला फादर से आया होता है, एक हमारे पास पैटर्नल होता है। तो वन मैटरनल वन पैटर्नल, इसीलिए सारे क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। लेकिन अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर हमारे पास सबके पास 46 ही है, और एक मदर है उसके पास 46 है, फादर उसके पास 46 है, अगर ये 46 क्रोमोसोम वाले मदर और फादर कंबाइन होकर अगर एक बच्चा बना रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ये तो 92 क्रोमोसोम वाला नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से देखें कि एक नॉर्मल फीमेल के पास 46 होते हैं, नॉर्मल मेल के पास भी 46 है, तो बच्चा तो 92 क्रोमोसोम वाला होना चाहिए ना। फिर ऐसा है, पॉसिबिलिटी ऐसी है ना कि 92 वाला होना चाहिए जब दोनों 46 डिप्लॉयड वाले कंबाइन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबको पता है कि जो बच्चा जो बनता है उसके पास भी 46 ही होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा इवेंट चला जिसकी वजह से एक जो बच्चा बना वो आपका 46 वाला बना, 92 वाला नहीं बना। तो इसका आंसर है मियोसिस। मियोसिस भी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक इवेंट ही होता है। उस इवेंट में क्या होता है कि जितना भी क्रोमोसोम का नंबर है पेरेंट सेल के पास, जो उसके डॉटर सेल बनते हैं ना एकदम उसके अंदर वो हाफ हो जाता है। जैसे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे इस 46 का हाफ करूं, 23 हो जाएगा फादर वाले का, और अगर ये जो मदर वाले का अगर मैं हाफ करूं, यहाँ पे भी 23 हो जाएगा। तो 23 और 23 जब आपकी कंबाइन करेंगे तो बच्चा बनेगा 46 वाला। लेकिन ये 23 हुआ कैसे, यही इसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। इतनी देर से भी हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में एग एंड मेल की बॉडी में स्पर्म, यही एक ऐसे सेल है जहां पे क्या होती है, इनको बनाने के लिए मियोसिस होती है, बाकी कहीं पर भी नहीं। अब देखो जहां पर भी मियोसिस होगी, हमने क्या कहा, वहां पे क्रोमोसोम का नंबर एकदम रिड्यूस हाफ हो जाएगा। तो ये जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी में मियोसिस जब होती है उनके जर्म सेल में, तो वो जब एग बनाते हैं, एग के अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, और मेल जब अपनी बॉडी में स्पर्म बनाता है वहां पर भी 23 क्रोमोसोम ही होते हैं। तो जब फीमेल का एग 23 वाला स्पर्म के एग के साथ, सॉरी स्पर्म के साथ कंबाइन करता है, तो यहाँ पे बच्चा बनता है 46 वाला। तो अभी हमारा पूरा इवेंट इस पे रहेगा कि इसने ये रिड्यूस नंबर किया कैसे, मियोसिस का ही पूरा प्रोसेस हम करेंगे। आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि इस मियोसिस का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो जर्म सेल बनते हैं, जर्म सेल कौन होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फीमेल से एग मिलता है, मेल से स्पर्म मिलता है, इनको बनाने के लिए ही हम मियोसिस करते हैं। ठीक है, और इस मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इसके ओवरव्यू की। अब प्लीज एक काम करना, इस इवेंट को प्लीज अपने साथ में नोट कर लेना ताकि आगे जाकर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सेल है जो कैसा है, डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे ना, अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं तो आप ही मुझे बताओ, जहां पर 2n लिखा है यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना है, बताइए मुझे इस पिक्चर को देख के। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर, यहाँ पे मुझे दोनों केस बताइए, क्रोमोसोम का नंबर कितना है और उसके बाद ये बताइए यहाँ पे डीएनए का नंबर कितना है, डीएनए का नंबर भी बताइए दोनों केस में। इस केस में परिणीति, प्लीज आप अच्छी तरीके से चेक कीजिए। सारे बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने कितना गेन किया है। परिणीति आपने गलत आंसर दिया है, प्लीज इसको ध्यान से क्रॉस चेक कीजिए। हाँ जी गौरी, आपने एकदम सही बताया। अमनजोत, आप किसका नंबर बता रहे हो, प्लीज वो आपको लिखना भी है।
बताइए, आंसर दीजिए सारे बच्चे। कोमल, स्वागत, दिव्यम, कोई बात नहीं, आप मुझे आंसर तो दो। गलत ही आंसर दोगे तभी तो पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। स्वागत, प्लीज आप भी ध्यान से देखिए एक बार, कितने क्रोमोसोम है यहाँ पे। दिव्यम, आप भी आंसर दीजिए। अच्छा स्वागत, आप मुझे ये बताइए। अब ठीक है कोमल। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको यहाँ पर कितने सेंट्रोमेयर नजर आ रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे। कितने कितने सेंट्रोमेयर है यहाँ पे? कितने सेंट्रोमेयर है टोटल? 4 है। तो सेंट्रोमेयर किसके इक्वल होता है? क्रोमोसोम के नंबर के। और यहाँ पे टोटल कितने क्रोमेटिड है? हाँ, अब ठीक बता रहे हो। अरे अभी अभी तो देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे, जितने वहां पर क्रोमेटिड होंगे, क्रोमेटिड किसके इक्वल होगा? डीएनए के अमाउंट के। और जितने सेंट्रोमेयर होंगे वो किसके इक्वल होंगे? क्रोमोसोम के इक्वल होंगे। प्लीज आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा एक बार इस चैप्टर की, अभी ज्यादा वीडियोस तो इसकी हुई नहीं है। यहाँ पे ये देखिए ना, इस केस में एक सेंट्रोमेयर यहाँ पर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 4 सेंट्रोमेयर हुए। तो 4 क्रोमोसोम नहीं हुए यहाँ पे। क्रोमेटिड काउंट कीजिए, एक क्रोमेटिड ये वाली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, 8, 8 क्रोमेटिड मिल गई। तो 8 डीएनए हुए ना हमारे पास। 8 डीएनए है और हमारे पास क्या है? 4 यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर है। समझ आया स्वागत आपको? और दिव्यम आपने तो आंसर ही नहीं दिया, बोलिए। प्लीज इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे हमने लिखा है 2n। प्लीज अब इसको ध्यान से समझना मेरी बातों को, जो जो मैं भी बोलूंगी। मुझे लग रहा है आप पीछे ना भूल भूल कर आ गए हो सारी की सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है 2n, मतलब ये कैसा क्रोमोसोम है? डिप्लॉयड सेट है। डिप्लॉयड का मतलब क्या है? क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट है? पेयर में प्रेजेंट है, इस तरीके से। ये पहला ही क्रोमोसोम है यहाँ पे, ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है। 2 क्रोमोसोम है, मान लेते हैं यहाँ पे सेकंड क्रोमोसोम है, ये भी आपका पेयर में ही है। एक मैटरनल है, एक पैटर्नल है, एक मैटरनल है, दूसरा पैटर्नल है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या, जो ये फादर वाले क्रोमोसोम थे ना, पैटर्नल वाले, इसको मैंने यहाँ पे दूसरे कलर से वो कर दिया, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन सा मदर वाला है, कौन सा फादर वाला है। समझ आ रहा है? अब ये देखिए, जो पहला वाला क्रोमोसोम है, इसमें ये रेड वाला मैटरनल है और ये ब्लू वाला पैटर्नल है। सेकंड वाले केस में भी सेम वही चीज है, रेड वाला मैटरनल है और ब्लू वाला पैटर्नल है। अब ध्यान से समझना इसकी बात को, ये वाला केस हमें कब नजर आएगा? G1 फेज में। सब मानते हो ना इस बात को? G1 में हमें ये वाला केस दिखेगा, इस तरीके से होंगे। एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमेटिड होगी,
वन क्रोमोसोम कंटेन ओनली वन क्रोमेटिड। लेकिन जब ये वाला एक सेल मान लेते हैं, ये सेल है, जब ये G1 से S फेज में जाएगा, अब देखिए यहां पर क्या होगा। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है और ये हमारे पास सेकंड पेयर है। ये रेड वाला मैटरनल है, ब्लू वाला पैटर्नल है। ये रेड वाला मैटरनल है, ब्लू वाला पैटर्नल है। एस फेज में क्या होता है, अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है। तो अब देख रहे हो, ये हमारे पास अभी भी यहाँ पे वन पेयर है क्रोमोसोम का, मतलब 2 क्रोमोसोम है। लेकिन यहाँ पर एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है। G1 में एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमेटिड था, लेकिन यहाँ पे देखिए एस फेज में एक क्रोमोसोम के पास यहाँ पे 2 क्रोमेटिड आ चुके हैं। अब ये क्रोमोसोम कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में। प्लीज कल वाली सारी चीजें रिलेट कीजिए, कल सब कुछ बताया था। ये आपस में वन वाला आपस में क्या है, होमोलोगस है। मैटरनल पैटर्नल ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस है, लेकिन आपस में ये है नॉन होमोलोगस। ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर है, ये भी सिस्टर है, लेकिन आपस में ये नॉन सिस्टर है। तो ये वाला जो यहाँ पे ये केस दिखाया है ना, ये वाला देखिए, ये हमें ऐसे ही दिखा रहा है। मान लेते कि ये हमारे पास पहला क्रोमोसोम है, पहला पेयर है, और ये हमारे पास सेकंड क्रोमोसोम है। और ये कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। वन मैटरनल, वन पैटर्नल, वन पैटर्नल, वन मैटरनल, एक मदर से एक फादर का आया हुआ। अब यहाँ पे अगर आप क्रोमोसोम देखो, कितने क्रोमोसोम है टोटल, 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4। लेकिन ये कौन सा वाला फेज दिखाया गया है, ये हमारे पास एस फेज है। जब अमाउंट जो है डीएनए का वो क्या हो गया है, डबल हो गया है। आपको समझ में आ रहा है यहां तक। अब यहाँ पे देखिए, माइटोसिस तो बहुत सिंपल सा केस था, डिवाइड हुआ, एक सेल से वहां पे 2 सेल बन गए। लेकिन मियोसिस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मियोसिस जो होता है हमारा, मियोसिस हमारे पास यहाँ पे 2 फेज के अंदर होता है। एक होती है मियोसिस 1 और सेकंड होता है मियोसिस 2। कितने फेज है मियोसिस के, 2 है। एक मियोसिस 1 है, दूसरा मियोसिस 2 है। अब जो मैं बोलूंगी प्लीज इसको ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात को। जब भी किसी सेल में पहले मियोसिस 1 होता है, बाद में मियोसिस 2 होता है। लेकिन जब मियोसिस 1 होती है, उस टाइम पे जितना भी क्रोमोसोम का नंबर है एकदम उसका हाफ हो जाता है। मियोसिस 1 पे जब भी किसी सेल में मियोसिस हुआ, मान लेते हैं अभी ये पेरेंट सेल था, इसमें मियोसिस हुआ, तो मियोसिस होने के बाद हमें यहाँ पे 2 सेल मिलते हैं, 2 सेल। और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर था 10 था, तो यहाँ पे जो 2 सेल मिलेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एकदम हाफ हो गया ना क्रोमोसोम का नंबर। इसीलिए मियोसिस 1 को हम कहते हैं इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ये कैसी डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। क्रोमोसोम का नंबर एकदम रिड्यूस कर देती है, हाफ कर देती है। तो अगर यहाँ पे 10 होंगे, यहाँ हमें यहाँ पे 5 ही मिलेंगे 2 सेल के अंदर। यहाँ पे देखिए वही चीज दिखाई गई है, एक सेल है हमारे पास, नजर आ रहा है आपको, एक सेल है, और कैसा दिखाया गया, डिप्लॉयड दिखाया गया है। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम आपके पेयर में प्रेजेंट है, 2 सेट है, एक क्रोमोसोम के 2 सेट, ये पहले पेयर के भी 2 सेट है, दूसरे के भी 2 सेट है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम कितने थे, 4 थे। मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल बने, और यहाँ पे देखिए 4 से यहाँ पे इस सेल के पास भी 2 रह गए, और यहाँ पे इसके पास भी 2 ही रह गए क्रोमोसोम के नंबर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हुआ, जो ये मैटरनल वाला था इसकी भी हमारे पास मैटरनल और पैटर्नल, देख रहे हो आप, हाफ हो गया एकदम, यहाँ पर भी हाफ हो गया है।
रिड्यूस हो गया, इसीलिए मियोसिस वन को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मैटरनल और पैटर्नल, इसके टू सेट थे। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो सेट है यहाँ पे, बट यहाँ पे देखिए ओनली वन सेट ही रह चुका है। अब इसके बाद देखिए जब इसी सेल में जो ये मियोसिस वन का जो रिजल्ट होता है ना, 2 सेल हमें मिलते हैं, इन्हीं 2 सेल में होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 इसी में होता है। जब यहाँ पर मियोसिस 2 होता है तो जो हमारा ये एक सेल है ये भी आगे जाकर 2 बनाता है और ये भी आगे जाके 2 ही बनाता है। दोनों यहाँ पे 2 का फॉर्मेशन ही करते हैं। अब टोटल कितने सेल हो गए? 4 सेल हो गए यहाँ पे। लेकिन क्या देखा गया है कि ये जो मियोसिस 2 है ये इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशन का मतलब क्या कि अगर यहाँ पे 5 थे ना दोनों के पास, तो अगर ये 2 बना रहा है, यहाँ पर भी 5 क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पर भी 5 होंगे, इसके पास 5 थे, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। क्रोमोसोम का नंबर एकदम सेम रहेगा, कोई भी वहां पर डिफरेंस नहीं आएगा। और जब मियोसिस होती है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। बट माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल ही बने थे हमारे पास वहां पे। तो आप अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2n था, 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड है, 2 सेट है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम 1 के भी 2 सेट है, क्रोमोसोम नंबर 2 के भी 2 सेट है। बट यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कोई एक ही आ गया। मान लेते हैं इधर ये रेड वाला आ गया, इसमें से हमारे पास ये ब्लू वाला आ गया, तो इनका दोनों का क्रोमोसोम नंबर 1 का एक ही सेट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ ना, या तो मैटरनल या तो पैटर्नल। दूसरे वाले में से भी यही हुआ कि एक ही सेट सिलेक्ट हुआ, या तो ये वाला तो ये वाला, और बाकी इधर चले गए। देखिए तो एकदम रिड्यूस हो गया। यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर भी 2 रह गए, यहाँ पर भी 2 रह गए, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हो गया। लेकिन जब इन सेल में मियोसिस 2 हुआ तो इसने भी यहाँ पे 2 सेल बनाए, इसने भी 2 सेल बनाए। अब यहाँ पे प्लीज इसको ध्यान से समझना। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 2 है, 1 और 2। अब जो यहाँ पे 2 सेल बने, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। लेकिन यहाँ पर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड थी, यहाँ पे इस क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 क्रोमोसोम कंटेन ओनली 1 क्रोमेटिड। 1 क्रोमेटिड है ना, देखो यहाँ पे ये 1 है। अगर मैं ऐसे बना रही हूँ, यहाँ पे पर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली। लेकिन अगर आप क्रोमोसोम का नंबर काउंट कर रहे हो तो वो सेम है, यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 2 2। यहाँ पे देखिए पेरेंट सेल के पास 2 था, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो एकदम सेम रह रहा है। इसीलिए मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, लेकिन मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे देखिए पेरेंट सेल के पास कितने क्रोमोसोम थे? 4, 1 2 3 4। जब आप इधर डॉटर सेल देख रहे हो जो यहाँ पे 4 बनते हैं, तो सबके पास यहाँ पे 2 ही रह चुके हैं। तो इसीलिए इसको हम ओवरऑल रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि 4 से नंबर एकदम सबके पास 2 हो गया है। आपको समझ में आ रहा है? ये पूरा प्रोसेस ही हम करने वाले हैं आपका, कि मियोसिस में क्या क्या चीजें होती है। अगर वो आपका रेप्लिकेटेड नहीं है तो पर क्रोमोसोम आपको ओनली 1 क्रोमेटिड नजर आएगी। लेकिन अगर हमारा क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गया है तो पर क्रोमोसोम आपको 2 क्रोमेटिड नजर आएगी पर क्रोमोसोम। बताइए। न्यू बच्चे जो है प्लीज +1 वाले वो बताइए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस बताना तो अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अभी इसके बाद जो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, प्लीज उसको ध्यान से समझना। उस ओवरव्यू को ही कल हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब प्लीज यहाँ पे जैसे हमने क्या कहा, जो हमारा मियोसिस है वो कहाँ पे होती है? हमारे जर्म सेल में होती है, जिन्होंने आगे जाके जर्म सेल बनाने होते हैं, मतलब एग और स्पर्म बनाना होता है।
प्लीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिए। जब भी किसी सेल के अंदर मियोसिस होगा, पहला पॉइंट क्या है इसको नोट कर लीजिए साथ साथ में, मैं बोलूंगी आप नोट करते जाना। जब भी किसी सेल में मियोसिस होगा तो वहां पे क्रोमोसोम का नंबर एकदम हाफ रह जाएगा। अगर ये डिप्लॉयड है तो सारे क्रोमोसोम क्या रह जाएंगे, हैप्लॉयड हो जाएंगे। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 100 है तो यहाँ पे सबके पास 50-50-50 रह जाएगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे 25-25 रहेगा, प्लीज ये गलती मत करना। यहाँ पे पर सेल पेरेंट सेल का हाफ हो जाएगा सबके अंदर, 50-50-50। पहला पॉइंट तो ये वाला है। और कहां पर होती है मियोसिस, ओनली इन द जर्म सेल, जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। जब भी मियोसिस होती है तो एक सेल से, एक पेरेंट सेल से हमें कितने सेल मिलते हैं, 4 सेल मिलते हैं। 4 सेल, ध्यान रखना इसके बारे में, 1 2 3 4, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। बट माइटोसिस में कितने सेल बने थे, 2 सेल बने थे, 1 से 2 मिले थे। आपकी मियोसिस 2 फेज में होती है, एक मियोसिस 1 होता है, सेकेंड मियोसिस 2 होता है। अब यहां पर ध्यान से सुनना जो मैं आगे बोलूंगी। जैसे हमने वहां पे माइटोसिस के कुछ फेज पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसी तरीके से यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के भी कुछ फेज होते हैं। अब नाम क्या क्या इसको देख लीजिए। यहाँ पे जो मियोसिस 1 होगा उसकी भी सेम वही 4 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बट नाम क्या क्या है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 की भी सारी वही स्टेजेस हैं, बट नाम क्या क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। मियोसिस 1 रिडक्शनल है और मियोसिस 2 इक्वेशनल है। लेकिन अगर हम नॉर्मली पूछे कि मियोसिस कैसे डिवीजन है तो इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। एक पॉइंट तो आप यहाँ पे ये नोट कीजिए। अब जो यहाँ पर मैं आपको भी ओवरव्यू बता रही हूँ, प्लीज आप उसको ध्यान से सुन लो, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। लेकिन ऐसे अभी जो बताऊंगी उससे ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन एक बीच में हमारे पास एक फेज आता है, उसको करवाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये अभी जस्ट हमने आपको ये वाला डायग्राम देखना है, ये वाला, इसी को ही हम आपका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, ध्यान से देखना, पेरेंट सेल कैसा है, डिप्लॉयड है। मतलब कितने सेट है क्रोमोसोम के, पर सेल 2 सेट है। अब प्लीज हैप्लॉइड डिप्लॉयड में तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पहला क्रोमोसोम है, इसके 2 सेट है, तो ये कैसा हुआ, डिप्लॉयड। हैप्लॉइड का मीनिंग क्या होता है, अगर पहला क्रोमोसोम है और इसका ओनली 1 ही क्रोमोसोम है, ये हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो ब्लू वाला है और जो रेड वाला है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक मैटरनल है कोई भी और एक हमारे पास पैटर्नल है। अब पेरेंट सेल कैसा है, यहाँ पे डिप्लॉयड है क्योंकि 2 सेट दिखाए गए हैं क्रोमोसोम के, 1 मैटरनल 1 पैटर्नल। और अगर आप ध्यान से देखो, क्रोमोसोम नंबर काउंट करो यहाँ पे कितना है, आप मुझे बताइए। यहाँ पे इस फिगर में पेरेंट सेल के पास पर सेल कितने क्रोमोसोम है, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, यहाँ पे प्लीज सारे बच्चे आंसर करेंगे। और अच्छा मुझे ये भी बताइए, ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे जो दिखाया गया सेल, क्या ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है या ये अभी रेप्लिकेट नहीं हुआ है, इसका भी आंसर मुझे दीजिए। पर सेल कितने क्रोमोसोम है, रेप्लिकेटेड है, नॉट रेप्लिकेटेड, वेरी गुड वेरी गुड। कितने क्रोमोसोम यहाँ पे पर सेल, 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4। और ये रेप्लिकेटेड नहीं है, कैसे पता चला,
क्योंकि एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है। अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटिड होती तो हमें पता चलता कि अब इसने एस फेज को क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये मियोसिस 1 की स्टेज है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। अब यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बातों को। देखो, जो हमारे पास ये ब्लू वाला है, ये भी अपनी जैसी कॉपी बनाएगा। अब प्लीज आप इसको जूम कर लो, ये हमारे पास ब्लू ही है। ये जो दूसरा ब्लू है, ये भी अपनी जैसी कॉपी बनाएगा। रेड वाला भी रेप्लिकेट करेगा, ये भी रेप्लिकेट करेगा। सारे इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कॉपी बनाएंगे। तो कुछ ऐसी कंडीशन नजर आएगी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रेड वाले ने भी अपनी क्रोमेटिड बना ली, दोनों रेड वाले ने, ब्लू वाले ने भी, दोनों ने अपनी यहाँ पे कॉपी बना ली। और कहां पर एंटर हो गए? प्रोफेज 1 में जाकर एंटर हो गए, प्रोफेज 1 में। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर पर सेल 4 ही है, लेकिन अब क्रोमेटिड कितनी हो चुकी है? क्रोमेटिड यहाँ पर 8 हो गई है, और मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है, बट द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके बाद प्रोफेज 1 में एक बहुत बड़ा इवेंट चलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। बट क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, ये मैं आपको कल बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। बस आप ये समझ लो कि इवेंट होता, क्रॉसिंग ओवर हो गया। और यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास जो मैटरनल क्रोमोसोम है और जो पैटर्नल है, वो दोनों ऐसे आपस में ऐसे हो जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये मैटरनल है, ठीक है, और दूसरा केस यहाँ पे मान के चलते हैं हमारे पास एक यहाँ पे पैटर्नल। ये मैटरनल था रेड वाला, और ये ब्लू वाला है पैटर्नल। तो इनकी ये देखिए, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर है, ये सिस्टर है, ये सिस्टर है। लेकिन ये जो ब्लू वाली है और ये जो रेड वाली है, ये आपस में कैसे क्रोमेटिड है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये दोनों आपस में ऐसे ना चिपक जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे को, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये दिख रहा है आपको? ऐसे दिख रहा है, इस तरीके से रेड वाले ने ब्लू वाले को ओवरलैप किया हुआ है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जो किस किस के बीच में हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है। मैटरनल और पैटर्नल कैसे क्रोमोसोम है? अभी भी ये होमोलोगस है, बट इनकी आर्म्स कैसी है? नॉन सिस्टर है। तो नॉन सिस्टर के बीच में क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर हो गया। जिसको समझ में आ गया वो भी ठीक है, जिसको नहीं आया मैं आपको कल इसको दोबारा बताऊंगी। बस अभी आप ये समझ लो कि प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इनके बीच में मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी भी आपके कंबाइंड फॉर्म में ही है, ये मैटरनल और पैटर्नल अभी भी कैसे कंबाइन में है। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे पेयर बना लिया है, पेयर ऐसे ऐसे चिपक गए एक दूसरे के साथ। अब प्रोफेज 1 के बाद देखिए मेटाफेज में क्या हो रहा है, सारे के सारे क्रोमोसोम आपकी इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अलाइन हो गए हैं, नजर आ रहे हैं? सेम वही चल रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, ये देखिए ऊपर वाला, माइटोसिस के मेटाफेज में इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अलाइन हुए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे क्रोमोसोम्स अलाइन हुए हैं? पेयर में अलाइन हुए हैं, एक मैटरनल एक पैटर्नल। बट यहाँ पे देखिए ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था मेटाफेज 1 में। और ये कौन से पेयर है? होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, जो आपकी इस मेटाफेज 1 में क्या हो गए? अलाइन हो गए हैं। अब यहाँ पे माइटोसिस का एनाफेज देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अलाइन थे, इसलिए इनकी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होने की वजह से एनाफेज 1 में क्या होता है, ये आपके पोल की तरफ जाते हैं। बट पोल की तरफ देखिए कौन जा रहा है? अब यहाँ पे सेपरेशन जो हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट हुए हैं, लेकिन एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे। समझ आ रहा है ना? यहाँ पे ये हमारे पास ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे, लेकिन यहाँ पे ये वाला मदर वाला और ये फादर वाला, ये दूसरे एक दूसरे से क्या हो गए? सेपरेट हो गए। तो यहाँ पर एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, और अगर आप ध्यान से देखो क्रोमोसोम का नंबर अभी भी उतना का उतना ही है। मेटाफेज 1 में भी 4 था क्रोमोसोम का नंबर, और एनाफेज 1 में भी 4 ही है। बट मेटाफेज और एनाफेज में देखिए आप, जो माइटोसिस की थी 4 और यहाँ पे हो गए 8। तो देख पा रहे हो आप यहाँ पे एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, लेकिन एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पर तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे, लेकिन यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, सेंट्रोमेर वैसा का वैसा ही है। अब एनाफेज 1 के बाद क्या आता है, वही टेलोफेज 1। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 2 सेल मिल जाएंगे हमें, 2 सेल इस तरीके से, ये वाले। आप इसको 20 से लाइन कर दो, ये वाली जो आपको कंडीशन नजर आ रही है ना यहाँ पे, ये वाली। अब देखिए, जब यहाँ से 2 सेल बनेंगे, अगर मैं इसको 20 से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ पे इसके पास भी 2 क्रोमोसोम आ गए हैं, 1 2, और यहाँ पे इस सेल के पास भी 2 क्रोमोसोम आ गए, 1 और 2। लेकिन पेरेंट के पास देखिए कितने थे, 1 2 3 4, तो 4 से 2 2 हो गए। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद क्रोमोसोम का नंबर एकदम हाफ हो गया, पर सेल 2 और 2 हो गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो मेटाफेज 2 में। यहाँ पे प्रोफेज 1 नहीं दिखाया गया है, वही कि उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए मेटाफेज में। अब देखिए यहाँ पे पर सेल हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये वाले, एक रेड वाला है और एक ब्लू वाला है। यहाँ पे ब्लू वाला है, एक रेड वाला। अभी आप इसको ब्लू और रेड से समझ लीजिए, बट ऐसे ही एक मैटरनल है, एक हमारे पास पैटर्नल है। अब मेटाफेज 2 में देखिए, अब जो जो इवेंट हमारे पास माइटोसिस के मेटाफेज में हो रहा था, माइटोसिस के एनाफेज में हो रहा था, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में एंड मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में भी सेम इवेंट चलता है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास इंडिविजुअल सेल है, एक सेल ये वाला है और दूसरा सेल ये वाला है। अब यहाँ पे देखिए पर सेल कितने क्रोमोसोम है, 1 और 2। यहाँ पे देखिए, और ये दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे भी देखिए दूसरे वाले में 1 और 2 है। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स ने अलाइन किया हुआ है, यहाँ पर भी इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स ही अलाइन कर रहे थे मेटाफेज प्लेट। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हुआ था, बट यहाँ पे देखिए कौन सेपरेट कर रहा है। अब यहाँ पे प्लीज इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, जो ये वाला है यहाँ पे सेंट्रोमेयर है, ये इस साइड जाएगा और ये वाला इस साइड जाएगा, ये रेड वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, मतलब आपके पोल की तरफ जाएंगे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एनाफेज 2 में। और इसकी वजह से कौन सेपरेट हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड। देखिए आपस में तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है ना, तो ये देखिए आपके सिस्टर क्रोमेटिड आपके सेपरेट हो गए हैं, दिख रहे हैं आपको, सेपरेट हो गए। तो जैसे सेपरेट हुए उसके बाद ये एक सेल बन जाएगा, ये एक सेल बन जाएगा, ये एक सेल बन गया है और ये आपका एक सेल बन गया है। मतलब रिजल्ट हमारे पास ये मिलेगा। तो पर सेल ये 4 सेल मिले हमें, तो पर सेल यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया है, 1 2, पर सेल 2 ही है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। पेरेंट सेल के पास 4 था। एनाफेज 2 में भी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं, एनाफेज में भी सिस्टर क्रोमेटिड ही सेपरेट हो रहे थे, बट एनाफेज 1 में पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे। तो जस्ट ये हमारे पास एक ओवरव्यू था, इसका डिटेल में मैं आपको कल कर पाऊंगी। आपको इतना थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, आपका सेशन भी क्योंकि एंड होने वाला है, 1 मिनट रह गया है। कुछ कुछ आपको आइडिया हुआ, एक सिंपल सा आइडिया कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। प्रोफेज 1 में बहुत बड़ा इवेंट आता है, वो भी आपको कल ही बताऊंगी। प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए बच्चे हैं प्लीज वो ना दोबारा रिकॉर्डिंग देखें। आपको भी मुझे लगता है क्रोमोसोम में अभी भी कंफ्यूजन है कि कितना क्रोमोसोम का नंबर है, कितना क्रोमेटिड का नंबर है। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? किसी को कोई भी डाउट है वो प्लीज पूछ सकता है।